नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आरएसएस चीफ मोहन भागवत कल महाराष्ट्र में एक जेनजी जनरेशन का जो कन्वेंशन है उसको एड्रेस करने वाले हैं। ये आरएसएस की ये कार्रवाई इस कॉन्टेक्स्ट में समझी जानी चाहिए कि जिस तरह से जेनजी जनरेशन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद से ये लगने लगा कि जो यूथ के अंदर एंगर है, जो गुस्सा है, उसको समझना जरूरी है, उनको मॉडिफाई करना जरूरी है। और इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये जो बैठक है, ये जो डायलॉग है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके समानांतर जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी भी बैठक चल रही है। आज और कल वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि भावी कार्यक्रम, आगे का जो एजेंडा है, उसको वो डिसाइड करेंगे। हालाँकि उन्होंने कहा है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएँगे। अभिजीत दीपके ने आज भी ये कहा कि वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे। देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है और एक और पॉलिटिकल पार्टी बन जाए, तो उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। सवाल ये है कि सरकार इस जो यूथ जेन-ज़ी जनरेशन है, उसकी भावनाओं को समझना चाहती है या फिर सरकार अभी तक डिकोड नहीं कर पा रही कि ये जो जनरेशन है, इसकी जो भावनाएँ हैं, इनका जो एंगर है, वो कितने बड़े पैमाने पर है। क्योंकि अलग-अलग जो बयान हैं, उनमें अलग-अलग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील शुक्ला साहब सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ सुनीता एरन लखनऊ से जुड़ी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर रही हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनीता जी आपसे। अ, अलग-अलग तरह के व्यूज़ हैं। आरएसएस एक तरफ कंसर्न है कि वो इस जेन-ज़ी जनरेशन को सुने, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करे, उनके बीच कैसे संवाद है, उसको एस्टैब्लिश करे। लेकिन उसके पैरेलल जो आरएसएस के सह कार्यवाह अतुल लिमे साहब का जो बयान आया 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने इस जनरेशन को और इस आंदोलन को कहा कि ये सिर्फ एंटी बीजेपी आंदोलन नहीं है, बल्कि ये एंटी संविधान, भारत के संविधान के खिलाफ है और भारत के खिलाफ ही आंदोलन है। तो जब आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये भारत के खिलाफ है, ये सरकार के खिलाफ है और दूसरी तरफ आप उस जनरेशन को भी समझना चाहते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप दोनों चाबुक एक समय चलाना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो जो डायलॉग हो रहा है, जो भागवत साहब कर रहे हैं सेंसी के साथ, ये इट इज़, आप ये कह दीजिए, कंटिन्यूएशन ऑफ डायलॉग्स है। क्योंकि ऑफ लेट पिछले कुछ सालों से आरएसएस इंटेलेक्चुअल्स, वुमेन, प्रोफेशनल्स, इन सबसे बातचीत करते रहे हैं। नाउ जब ये ज़ेनज़ी वाला हुआ तो आई थिंक इन लोगों को कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स होगा, इस तरह से लोग सड़क पे आएँगे। और जब वो आए तो आप देखिए, एट द एंड ऑफ द डे उनकी एक विचारधारा है और विचारधारा के साथ-साथ एक राजनीति भी है। वो विचारधारा जो ज़ेनज़ी ने दिखाई दी है, वो उससे थोड़ा फ़र्क है। मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जिस विचारधारा की वो जो बात करते हैं, वो मुझे कई बारी तो ये लगता है कि देश में 2 तरह के इस समय अगर ज़ेनज़ी को भी आप देखें, एक तो आपको दिखाई देंगे जो उनके विचारधारा से बिल्कुल सहमत हैं, जिसमें थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा जो एटीट्यूड होता है, जिसमें आपका पहनावा, आपका चाल, आपकी ढाल, आपका खाना, सब कुछ की तरफ वो एक बात करते हैं, इंडियन संस्कृति के बात करने के, आप कह लीजिए उसका सहारा लेके वो कुछ चीज़ें इम्पोज़ करना चाहते हैं, जो उनके हिसाब से एथिकल है। और दूसरी तरफ एक ज़ेनज़ी वो है, जो थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है जिनके ऊपर, और दूसरा जो आज़ादी की बात करते हैं कि ये हमारा चॉइस है, हम क्या पहने, क्या खाएँ, हम भगवान में जाएँ, हम मंदिर में जाके पूजा करें, घर में करें, क्या करें, दैट इज़ आवर पर्सनल चॉइस, हमारी पर्सनल लाइफ़ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अब इनको ये लग रहा है कि ये तो 2 हो गए, ये तो बँट गए। और अगर आप देखिए पूरे उसमें पॉलिटिकली आपका बीजेपी को महिलाएँ एंड यूथ का एक समर्थन रहा, बिसाइड्स अदर। तो अब एक बहुत ही उनके लिए कि कह सकते हैं कि 29 से पहले अगर ये बात हो रही है, तो वो उनके लिए एक मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर इस तरह से यूथ, और देखिए ना, ये ज़ेन-ज़ी क्या है, 2000 जो 14-15 साल के बच्चे जो पिटे हैं या सड़क पे आए हैं, वो वोटर्स होंगे। वो वोटर्स होंगे 2029 में। वो क्या मेमोरीज़ लेके वोटिंग बूथ पे जाएँगे। आई थिंक वो सारे इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये भी कि जो यूथ वो सोच रहे हैं, जो गाँव में रहता है, कस्बों में रहता है,
वो उनकी विचारधारा है कि नहीं, वहां पे लोग संडीला जो सीतापुर में है उसके कस्बे से भी बच्चे पहुंचे थे। तो ये एक मुझे लगता है आरएसएस को ये लग रहा है कि हम जिस भारत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक रोड ब्लॉक आ गया है और उसको वो संभालना चाह रहे हैं। बट अगर वो उसी भाषा में बात करेंगे, देखिए जेनजी जो है वो घर में भी उनके माता पिता भी उनकी भाषा में बात करते हैं अपनी बात पूरी कराने के लिए या समझाने के लिए। अगर आरएसएस उसी भाषा में जो कि थोड़ा सा डायरेक्शनल है, जो थोड़ा सा इम्पोज करने की बात होती है, तो वो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल रहेगी। उनको उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी और सबसे पहले आरएसएस को उनको समझना पड़ेगा। और ये कहना कि वो एंटी नेशनल है या कुछ है, मेरा जहां तक ख्याल है इससे तो मसला और खराब ही होता है, उससे कोई बात बनती नहीं है। सुनीता जी, जो आप बात कह रही हैं वो बहुत ही गंभीर बात कह रही हैं कि जो आरएसएस का आइडिया ऑफ इंडिया है, जिस भारत का ड्रीम उन्होंने देखा है, वो भारत एक चरित्रवान, एक संस्कारित भारत है। और एक समय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मंदिर भी धोए जाते थे। जब दलित मंदिर में चले जाते थे तो वो अपवित्र हो जाता था, उसको एक तरह से उसका शुद्धिकरण होता था। जब पिछली वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय मुरली मनोहर जोशी पे ये आरोप लगा था कि वो एक तरह से शिक्षा का शुद्धिकरण कर रहे हैं, जो कि मैकाले की शिक्षा है और उसमें जकड़ गई है, इसलिए शिक्षा का शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। अब आरएसएस ये चाहता है कि ये जो जिंजी बच्चे हैं, जो जो प्रधानमंत्री ने भी अपने जो वीडियो उन्होंने जारी किया था उसमें उन्होंने कहा कि मिसगाइडेड, यानी कि ये जो जनरेशन के जो बच्चे हैं जिन लोगों ने एब्यूज या भाषा का इस्तेमाल किया, वो मिसगाइडेड बच्चे हैं। तो जिस मिसगाइडेड बच्चे को आप संस्कारित करना चाहते हैं, जिनका शुद्धिकरण करना चाहते हैं, वो जेनजी जो बच्चा है उसको लगता है कि उनको कुछ शुद्धिकरण की जरूरत नहीं है। वो संस्कारित हैं, वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में बच्चा काम कर रहा है, वो जिस लिंगो में बात कर रहा है, उसको आपके उपदेश की कोई जरूरत नहीं है और उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि ये जो डिफरेंस है, आरएसएस की आइडियोलॉजी, सोचने का तरीका, या जो इस समय बीजेपी के लीडर सोच रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि ये तो वहां पे टायर के पंचर जोड़ने वाले बच्चे गए थे। भाई, आज की तारीख में जो गांव में बच्चे हैं वो भी इतने एस्पिरेशनल हैं, उनके पास मोबाइल फोन है, वो भी शहर के बच्चों जैसे एजुकेशन चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जेनजी जनरेशन क्या है। देखिए मैं एक आरएसएस एक ऐसी सोसाइटी जो चरित्रवान है और सनातनी है जो भी है, मुझे लगता है जो बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी चरित्रवान हैं, जस्ट बिकॉज वो एक डिफरेंट भाषा बोलते हैं, उनका लिविंग स्टाइल फर्क है, वो थोड़ा सा डांस वांस करे। अब आप देख लिए ना, कावड़िया देख लीजिए, जो पहले कावड़िया निकलते हो तो और अब यंग कावड़िया जो निकल रहे हैं, उन लोगों में कितना फर्क है। वो भी डांस कर रहे हैं, उनकी भी भाषा फर्क है, उनका भी स्टाइल फर्क है। तो मुझे लगता है लेकिन कि वो तो ये मंदिर सोच, जा रहे हैं ना, ये बच्चे तो मंदिर नहीं जा रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो ये भी है। पर वो अपने मंदिर की बात कर रहे थे ना, शिक्षा के हम्म, मंदिर की बात कर रहे थे। और इन्हीं जो बच्चे वहां पे थे वही बच्चे आईआईटीज आईएम्स में जाते हैं, वही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो कावड़िया निकालते हैं वो नहीं बनते, उनमें से भी निकलते होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आप जेनरेशंस में फर्क होता है ना, जो एक जनरेशन्स का फर्क, उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो जो वो चाहते हैं, देखिए ये चीजें अंदर से आती हैं। इफ आई हम्म। वांट टू बी लाइक, मेरे को लगता है आरएसएस की बातें सब ठीक है, उनके शाखाओं में बहुत लोग जाते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, ठीक है। बट आप इम्पोज नहीं कर सकते इस जनरेशन पे, आप कोई भी चीज इम्पोज करके नहीं कर, आप उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे क्यों। बट ये कहना कि वो बच्चे संस्कारी नहीं है वो गलत होगा। वो भी बच्चे बहुत अच्छे परिवारों के हैं, संस्कारी हैं। अगर वो वहां पे नाच गाना कर रहे थे, अब देखिए प्रोटेस्ट में थोड़ी भाषा खराब हो जाती है। मैं आज कुछ लिखने का सोच रही थी, आप ये बताइए जिस एनवायरनमेंट में माँ बहन की गालियां चलती हो सारे वक्त, जो एक बिल्कुल। आपके कल्चर का हिस्सा माना जाता है, आप हम्म। सड़क पे चले तो गालियां सुनते हैं, आप थाने में जाए तो गाली सुनते हैं, आप कहीं चले जाए, तो उसमें अगर बच्चों ने भी चार दे दी तो
मैं सोचती हूँ कि उन्होंने जो देख रहे हैं उन्होंने करा है। यस, उनको इतना समझ होनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं जिनकी पूरी रिस्पेक्ट होती है। दूसरा, किसी के भी पेरेंट्स के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये थोड़ी चीजें हैं जो घरों में सिखाई जाती हैं और सिखाई जानी चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो हर तरह से खराब है। वो संस्कारी बच्चे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं। वो थोड़ा, मेरे को लगता है हैंडलिंग भी ठीक नहीं हुई। सुनील शुक्ला जी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई उन्हें माफ कर दीजिए, ये मिसगाइडेड बच्चे हैं, सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ आरएसएस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो भारत के खिलाफ हैं। मोहन भागवत उनसे ही डायलॉग करने जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि काफी कंफ्यूजन है कि सरकार इसको कैसे हैंडल करे, इस यूथ एंगर को, डिस्ट्रेस को, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो एंगर है, अ, वो जो पुराने आपके यार्डस्टिक है जिससे आपने फार्मर प्रोटेस्ट को हैंडल किया था, सीए को हैंडल किया था, एक तरफ एक लॉबी चाहती है कि उसी तरह से इनको हैंडल किया जाए। दूसरा एक फीलिंग है कि नहीं, उससे बैकफायर हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? धन्यवाद रमेश जी। आपने दो आंदोलनों का नाम लिया कि सरकार ने किसान आंदोलन का जिस यार्डस्टिक के साथ सामना किया था और ये सीए 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 के प्रोटेस्ट को। आंदोलन का सामना किया था। सरकार को हासिल क्या हुआ? दोनों आंदोलनों में एक सरकार को मुंह की खानी पड़ी कि नहीं खानी पड़ी। अगर अगर शाहीन बाग के आंदोलन को आप असफल मानते हैं तो आप फिर स्थितियों को समझते नहीं है। नहीं, शाहीन बाग का असफल तो आंदोलन बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि उस समय दिल्ली का चुनाव था और एक रैली में खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी जिसको नागरिकता से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है उसको उन्होंने दूर किया। और उसके बाद तो एक तरह से अमित शाह उसका नाम ही लेना भूल गए, जो अब तक नहीं ले पाए हैं। निमेश जी केवल इतना ही नहीं, चूंकि वो आंदोलन शाहीन बाग के आंदोलनकारियों ने स्थगित नहीं किया था, वो धरना स्थल छोड़ के भाग नहीं गए थे। आप याद कीजिए, कोविड के कारण उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया और वो धरना स्थल छोड़ के गए थे। उसके बाद सरकार ने, आपने कहा सरकार ने उस मुद्दे पे बात करना ही बंद कर दिया। तो दोनों आंदोलनों में सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सवाल यह है कि अगर आप जंतर मंतर नहीं गए हैं तो आप जंतर मंतर पर पहुंचने वाले छात्रों युवकों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आप एक बहुत ही क्लोज्ड माइंडसेट के साथ उन बच्चों को देख रहे हैं। वहां पे पहुंचने वाले बच्चों की योग्यता, क्षमता, काबिलियत, पृष्ठभूमि, पढ़ने की ललक, समझने की का उत्साह, इसकी कल्पना आपके बाहर की कल्पना के आपके बाहर है। उन विद्यार्थियों को अगर आप ये मान के चलेंगे कि ये गुमराह हैं तो आप इन छात्रों से बात नहीं कर सकते। अगर आप ये कहेंगे कि देशद्रोही हैं तो इन छात्रों से आप बात नहीं कर सकते। जब आप इन छात्रों से बात नहीं कर सकते तो देश की 50% से अधिक आबादी से आप बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं और आप उनको समझने के लिए तैयार नहीं। संघ सवाल है कि आप जेन जी की बात तो कर रहे हैं हम और आप। जेन अल्फा जब सामने आ गया वो क्या है? वो तो उनसे भी 2014 में मोहन पैदा भागवत हुआ। बात करेंगे, उनके उस भाई कन्वेंशन में 2000, अल्फा भी होंगे। रमेश जी मैं बात तो ही कर रहा हूँ ना कि मान लीजिए कि उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो बच्चे जेन जी हैं। जेन अल्फा तो इनके दौर में पैदा हुआ। वो तो जवाहरलाल नेहरू को न जाने, न इंदिरा गांधी को जाने, न राजीव गांधी को जाने। उस तो जानता है केवल नरेंद्र मोदी जी को, केवल संघ के केसरिया झंडा को, उसी को देखते हुए बड़ा हुआ हो। और वही आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। गोया कि जो अब तक आप उसको समझाते रह रहे हैं वह उसको न वो सुन रहा था न स्वीकार कर रहा था। आप अगर आप सामाजिक कटुता की बात करेंगे तो कौन समाज समझ लेगा उसको? अगर आप सामाजिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो कौन सा समाज आप समझ लेगा? अगर आप असहमति को स्थान नहीं देंगे तो कौन आपकी बात को समझ लेगा? अगर आप अंतरराष्ट्रीय मंचों पे चल रही गतिविधियों या उनके जो मानक हैं उनको आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कौन आपको सुन लेगा? अंतरराष्ट्रीय इतिहासकार कहते हैं कि अकबर यह था, आप कहते हैं कि वह तताई था। कहां से बात बनेगी? कौन सुनेगा आपको? दुनिया ये कह रही है कि आप अपने अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं, गौमूत्र और गौशाला से ऊपर जाना नहीं है। किसी से बात कर लेंगे?
अगर आप अपने सोचने समझने का कैनवस बड़ा नहीं करेंगे तो आप जेन जी से बात नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। वह राष्ट्रवाद के नाम पर आपके साथ बहने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद के लिए किसी कोई दुनिया के किसी देश में कोई कार्यशाला नहीं होती है। जो उस देश से पैदा हुआ उसको अपने देश के साथ लगा होता है। क्यों? कि जो कुछ भी वह पाता है अपने जीवन में वो अपने देश के से ही पाता है, और एक उसके अंदर सुरक्षा का भाव होता है। हर कुछ हासिल होता है देश से। आप क्या करते चले आ रहे हैं? तो अगर आप सुबह से शाम तक केवल मंदिर 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 की बात करते रहेंगे तो कौन सा जैन जी आपकी बात सुन लेगा? वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ये सोचिए 100 साल से संवाद इस देश के नागरिकों से संवाद कर रहा है। इतना बड़ा समुदाय खड़ा हो गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं थी कि समाज में क्या हलचल चल रही है। और आपके सोचने समझने का तरीका यह है, आप कितने संवेदनशील हैं कि इन छात्रों से बात करने में आपको 1 महीने से ज्यादा का समय लगा। 25 दिन तक इन विद्यार्थियों ने अनशन किया। और रमेश जी, अगर दुनिया के इतिहास का कोई दौर अगर आपको याद हो जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहता हो और अपने छात्रों को 1 महीने तक अनशन करवावे, आप मुझे बता दीजिएगा। इस सोच के साथ आप छात्रों से बात करेंगे। और जब ये पूरी गतिविधियां चल रही थी तो संघ के लोग क्या कर रहे थे? संघ की तरफ से कोई पहल थी क्या? संघ तो दावा करता है कि वह स्वयंसेवी संस्था है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है। वो इन छात्रों से आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर लेंगे? वो अपने भविष्य की बात कर रहा है। वह अपने उसका जो मुद्दा है, आप समझिए कि जिस मुद्दे पर वह सड़क पे आया वो क्या है? पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उससे मैंने बेचैनी है। वो शिक्षा व्यवस्था कौन सी है जो संघ थोपना चाहता है? जो विश्वविद्यालयों में आज की स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरीके के जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो तौर तरीका हो गया है, परीक्षाएं कराने की जो केंद्रीय व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पाठ्यक्रमों में फेरबदल किए जा रहे हैं, इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और आप इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बात कैसे बनेगी? सवाल इस बात का है कि अगर आपको लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था नहीं है, अगर आप विपक्ष को, असहमति को, अपने से भिन्न राय रखने वाले को अपने पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या बात करेंगे? ये विद्यार्थी तो इस मानसिकता का नहीं है, या जैन जी इस मानसिकता तो नहीं है। वो तो कह रहा है कि हमारी सोचने का तरीका यह है, आपके सोचने का तरीका यह है। आप बात को ले कहां जा रहे हैं? संघ के लोगों ने क्या कहा? गाली गलौज की भाषा है। अरे आंदोलनों में कहां लोग संस्कृत के सूत्र बोलते हैं? कहां होता है? कहां इडियम से बात करते हैं? लेकिन फिर की एक भाषा ये होती है। बताइए कि ये जो सरकार का जो काम करने का तरीका है, आपको लगता है कि सरकार के कामकाज करने के तरीके में या इस प्रोटेस्ट की वजह से, या अभिजीत दीपके जो आज कह रहे हैं कि भाई वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे और आने वाले दिनों में पूरे देश में वो निकलेंगे जहां पर युवाओं की आवाज को सुनेंगे, लेकिन सरकार इसके पैरेलल, सरकार को लगता है कि ठीक है, युवाओं का जो डिस्कंटेंट है उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शॉर्ट फार्मूला है, जिसको कि आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मिलने गए थे कि डिलिमिटेशन का जो बिल है उसको कैसे, उसके लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जिसमें डिलिमिटेशन का बिल आ जाएगा। तो एक तरफ तो जहां पे डिस्कंटेंट है, जहां पे गुस्सा है और लगता है लोगों को कि युवा जो कंस्टिट्यूएंसी है वो सरकार के लिए खतरनाक हो सकती है, लेकिन सरकार को लगता है कि ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए डिलिमिटेशन ले आओ, जो बाउंड्री है वो चेंज कर दो, उससे 2029 का जो कहानी है वो खत्म हो जाएगा। तो सरकार के जो अपने पैतरे हैं वो चलते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल चलते रहेंगे सरकार के पैतरे, और जनता के भी पैतरे चलते रहेंगे। जनता के पैतरे क्या होता है वो बांकीपुर में पता चल गया। जनता क्या सोचती है वो दतिया पता चल गया। बांकीपुर जो आज विधानसभा क्षेत्र है वही परिसीमन का ही परिणाम है। ये पटना पश्चिम होता था, इसके पहले भी जो सरकारें होती थी परिसीमन करके सोचती थी कि उन्होंने एक ऐसा भूगोल बना दिया है कि उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए सफल होती रहेगी। सवाल है कि अगर लोगों के मन में नाराजगी है, ये बात तो यही हो रही है ना, अगर लोगों के मन में नाराजगी है और एक ऐसा वर्ग नाराज है जो आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, आपको आप और उसका और सरकार का लेवल लेंथ मिलता ही नहीं है। आप सोचते रहिए राजनीति को अपने अपने तरीके से सोचिए, लेकिन अगर आप जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं सोचेंगे, जनता जिस दिशा में सोच रही है, अगर उस या तो उसको परिचित कर दीजिए कि जो आप सोच रहे हैं वो बेमानी है, इस तरीके से आप सोचिए। वो संभव नहीं है।
तो आप निश्चित रूप से सरकार अपने-अपने तरीके से सोचेगी, अपना-अपना वो तौर तरीका अपनाएगी, लेकिन जनता के मन में उभरती हुई नाराज़गी, उसका मुकाबला आप उसको उसको संबोधित किए बगैर नहीं दूर कर सकते हैं। और ठीक है। आज जो जेन जी की नाराज़गी है, वो पूरी शिक्षा व्यवस्था से नाराज़ है और रोज़गार के की समस्या से नाराज़ है। जिस तरह की राजनीति हमारे देश में चल रही है, उससे वो नाराज़ है, उसके मन में आक्रोश है। उस बिल्कुल। आक्रोश को आप इस चुनावी गणित से उसका समाधान नहीं कर सकते, वो बढ़ता जाएगा। सुनीता जी, ये जो सवाल है कि एक तरफ तो चुनावी गणित है, यानी कि जो उसको कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की चुनाव कैसे जीता जाए, जिसमें कि अमित शाह की मास्टरी मानी जाती है और डिलिमिटेशन बिल फिर से शुभबुगाहट हो गई है कि सरकार कंसल्टेशन शुरू कर दी है कि डिलिमिटेशन बिल इस सेशन में लाया जाए और उसके पहले का इतिहास हमने देखा कि क्या हुआ, किस तरह से पार्टियां टूटी, जुड़ी, नंबर जुटाए गए। तो एक तरफ तो जनता चल रही है, जनता का आक्रोश है, युवाओं का गुस्सा है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। बिहार से लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं, अलग-अलग राज्यों में। सरकार दूसरी तरफ चल रही है कि अपना कैसे जुगाड़ करें 2029 का। आपको लगता है कि ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो वर्गीस ने एक अच्छा एक पॉइंट आज लिखा है कि भई अगर आपने अपनी हिसाब से कंस्टिट्यूएंसी बना भी दी, जो बाकी पूरे सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है कि भई 35% से ज्यादा अपर कास्ट की कंस्टिट्यूएंसी है। अगर 35% से ज्यादा अपर कास्ट वहां पे रह रहे हैं, उसके बाद भी आप वहां पे हार रहे हो, तो आप अपने हिसाब से अगर कंस्टिट्यूएंसी बना भी दोगे और सोचोगे कि ये जो मिडिल क्लास अपर कास्ट हमारी बपौती है और ये तो हमें हिंदुत्व की चाशनी में वोट डालेगा ही, लेकिन वो उसका मोहभंग हो रहा है, वो मोहभंग हो चुका, या फिर वो वोट आपको नहीं डाल रहा है, तो फिर कंस्टिट्यूएंसी चेंज करने से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन की बात है, देखिए गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नमेंट हो, वो अपने एजेंडा तो आगे चलाएंगे। अब वो एक तरफ समाज उसका जो उनके इश्यूज हैं, जो प्रोटेस्ट है वो एक तरफ चलेगा, दूसरी तरफ आई थिंक एनी पॉलिटिकल पार्टी क्या उनको आगे सूट करेगा वो करेंगे। अगर कांग्रेस होती सरकार में वो भी करती कुछ ना कुछ। तो ये तो चलिए ठीक है। अब डिलिमिटेशन की जो बात है ना, वो जो जब रीड्रॉ करेंगे तो उसमें यूथ तो कहीं सभी जगह यूथ होगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके माँ बाप भी सब जगह होंगे। खाली कुछ कास्ट और कम्युनिटीज होती हैं जिसको लेके आप थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, वो भी इन स्टेट्स लाइक यूपी, नॉर्थ की जो स्टेट्स है। बाकी जगह तो आई डोंट नो, बट कितना वो डिलिमिटेशन के बाद वो कितना अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना लेंगे जो उनको सूट करेगा, वो हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। खैर इन एनी वे अगर वो कर भी लेते हैं तो भी कभी भी आप देखिए, जब हवा चलती है ना, चाहे फेवर में चले या खिलाफ चले, फिर उसका आगे कुछ नहीं रुकता है, तब कुछ नहीं रुकता है। अभी जब वो बीजेपी जो लगातार जीत रही है, वो इलेक्शन मैनेजमेंट है। इलेक्शन के मैनेजमेंट का एक हिस्सा पब्लिक का सपोर्ट भी है। उन्होंने बहुत जो कहना चाहिए इलेक्शन मैनेजमेंट में, जो वो लोग बूथ बूथ पे जाके बताते हैं और जो जा जाके स्कीम्स की पब्लिसिटी करते हैं, या उन्होंने फाइनेंशियल डोल्स दिए हैं। हर आप देख लीजिए, चुनाव से पहले उन्होंने कोई ना कोई स्कीम ऐसी अनाउंस करी जिससे कि वो एक सेक्शन ऑफ द वोटर को अपने साथ कर ले। अब आपको क्या पता कि वो कल यूथ के लिए कुछ ना ले आए, ऐसा कोई फाइनेंशियल ले आए, कुछ इम्प्रेसिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो कर दे। तो देखिए ये तो सब चलेगा, ये आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि एक डिलिमिटेशन एक पुरानी बात है कि आबादी बढ़ गई है, उसके कई इश्यूज है, उसमें साउथ नॉर्थ इशू भी है। उनको सबसे ज्यादा तो उसको हैंडल करने के किस तरह से साउथ को वो अपने साथ में रखते हुए करेंगे, क्योंकि एडवांटेज कहीं यूपी और जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से बैकवर्डनेस है, वहीं पे फायदा ना हो जाए, वो एक अलग इशू है। पर यूथ हर जगह होगा, हर का। और यूथ वो है, ये इस इशू ने क्या करा है कि जो यूथ है ये हिंदू मुसलमान नहीं समझ रहा है, वो हिंदू बिल्कुल, उसको मुसलमान की रिलीजन बात और नहीं वो कर पार्ट इस पे रहा, नहीं चल सब। रिलीजन वो बीजेपी की सब सबसे नहीं बड़ी आ प्रॉब्लम रहा यही है। है कि ये हाँ हिंदुत्व तो और वो राम फिर मंदिर ठीक से है, अब इन्फ्लुएंस वो नहीं हो थोड़ा रहा है। कम हुआ है, मेरा जहां तक ख्याल है, वो जो एक उन्होंने चलाया था वो थोड़ा कम हुआ है। इन सब मुद्दों से क्या होता है कि फिर आदमी सोचने लगता है कि हमें मिला क्या, हमें मंदिर तो मिल गया हमारे को, फिर मंदिर में भी क्या हो गया। तो खाली मंदिर से तो आप रोजी रोटी तो चाहिए ना आपको परिवार चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये डिलिमिटेशन एक अलग पॉलिटिकल उनका
जो प्लान है वो है। एक तरफ उनके पास जो मेरे को लगता है मेजर प्रॉब्लम है वो राइट ना, वो है लोगों में जो थोड़ा नाराजगी है, और जो एजुकेशन सिस्टम पूरा, और देखिए खाली टीचर्स नहीं, पूरा एकेडमिशियंस आपके, आप उसमें आप खाली स्टूडेंट्स को क्यों रखते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, टीचर्स, रिसर्च करने वाले, उनके पेरेंट्स, हर इंसान उसमें जुड़ जाता है। तो जो ये रिफॉर्म्स के नाम पे जो चेंजेस हो रहे हैं, वो जब तक उनको फायदे नहीं पहुंचाएंगे या ठीक नहीं होंगे, तब तक उस वर्क को खुश नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक अब इनको ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा एजुकेशन सेक्टर पे एज अ प्रायोरिटी, एंड मेरे को तो लगता है दूसरा सेक्टर इज हेल्थ, जिस पे उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है कि कॉकरोच पार्टी आगे क्या करेगी और किस डायरेक्शन में वो आगे जाएंगे? क्योंकि 2 दिनों की जो उनकी मीटिंग चल रही है और जिसमें कि उनके जो बयान आ रहे हैं, उससे आपको क्या संकेत मिलता है? और अगर वो निश्चित रूप से इंटेलिजेंट लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनका आगे का एजेंडा क्या दिखने वाला है? देखिए जैसे एथेनॉल की उन्होंने बात उठाई है, अब एथेनॉल भी एक ऐसा इशू है जो आज की तारीख में गांव-गांव में मोटरसाइकिल चलाते हैं, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, सब जगह ये एक इशू है, बट वो स्टूडेंट के इशू से पब्लिक इश्यूज की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बहुत डेविएशन जल्दी हो उन्होंने सकता है। बहुत जल्दी उन्होंने जंप करी है फ्रॉम वन इशू टू बिल्कुल। अनदर। अभी तक तो हुँ, उसी का नहीं पूरा हुआ था। इन इश्यूज पे कितना साथ में लोग आके खड़े होंगे, ये देखने की बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी एथेनॉल का इशू उठाती रहती हैं, और सीजेपी को बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ये ना हो कि जो अभी उनका सक्सेस था ना, वो स्टूडेंट्स का था, मतलब बिल्कुल। एक सेक्शन का था। अब उन्होंने और चीजें भी अगर उठाने लगी तो आई थिंक थोड़ा जल्दी में है वो लगता है, बट पॉलिटिक्स में अभी तो नहीं लग रहा वो आएंगे, पर कुछ लोगों से हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में चला जाए आगे चल के, हुँ, या नहीं उनको ले लेकिन लिया जाए या बुला लिया लेकिन जाए। हाँ, हाँ, आप लेकिन जो कह रही हैं कि भई उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव नहीं करने लगना चाहिए कि मैं पॉलिटिकल पार्टी जी हर दिन जी जी रोज़ उनके जी, लिए नया एजेंडा होता है, हाँ, नए मुद्दे होते जी हैं। जी उनको जी इस समय यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जी जी इतना बड़ा कंसर्निंग मुद्दा है जी। इस देश में, और उस अभी पे फोकस करके। उसमें बात करें, अगर वो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्किल्स की बात करें, किस तरह से हुँ, ब्लू कॉलर जॉब्स बनाए जा सकते हैं, दे शुड कम हुँ, विद सम फॉर्मूला आल्सो। तो मेरा हुँ। जहां तक ख्याल है उनको यूथ एंड यूथ रिलेटेड इश्यूज पे लगना चाहिए, ना कि फिर पेट्रोल वगैरह भी है, बट वो इतना बर्निंग इशू यूथ के लिए नहीं होगा जितना कि उसके लिए। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि सीजेपी का क्या आगे का एजेंडा होगा या होना चाहिए, या क्या वो बच्चे सोच रहे हैं इस समय किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ें, जिससे कि उनका जो मोमेंटम बना है वो ऐसा ना हो कि वो फिर डाइल्यूट हो जाए? अगर देश के सारे मुद्दे उठाने लगेंगे तो फिर तो वो ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। एक तो निवेश जी, मैं निजी तौर पे जो ये बच्चों का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पे, इसकी सफलता के पीछे मैं केवल कांग्रेस जनता पार्टी को इसका श्रेय नहीं देता। हाँ, बिल्कुल मेरा वो मानना यह है, मेरा मेरा मेरे मेरी अपनी ये समझ है कि उस आंदोलन को वैचारिक आधार देने और उसको लंबे समय तक चलाने के पीछे जो वामपंथी संगठन है छात्रों के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको हम लोग कांग्रेस जनता पार्टी के नाम पे नजरअंदाज करते हैं या हो जाते हैं। वो इस आंदोलन को देश के विभिन्न राज्यों तक ले जाने, इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाते रहने और एक व्यापक वैचारिक आधार देने का श्रेय वामपंथी दलों के छात्र संगठनों को दिया जाना चाहिए। जय एसएफआई है, आइसा है, दिशा है, या ये सब है, जो तमाम संगठन है उनके, और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी है, लेकिन वो जो छात्र संगठन, उनकी बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से एक पहचान मिला इस आंदोलन को, और वह मुद्दा था उनका शिक्षा का। मैं सुनीता जी की बात से सहमत हूँ कि उनको अभी जो छात्रों के इश्यूज हैं, खासतौर से शिक्षा और बेरोजगारी, उस पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप उस पे कंसंट्रेट करके अपने आप को आप आगे बढ़ाएंगे, तो यह आपकी पहचान भी बनी रहेगी और आप आंदोलन को एक गति भी दे पाएंगे। सही है, एथेनॉल पे बात करने के लिए तो राजनीतिक दल भी बात कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट में दुनिया भर का हंगामा कर रहे हैं, वो तमाम सामाजिक संगठन कर रहे हैं।
जो कॉमर्स संगठन है वो इस पे आपत्ति कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी से बात कर रही है, लेकिन जो छात्रों का संगठन है वह अगर अपने आप को छात्रों के मुद्दे तक सीमित रखे तो वो मुझे लगता है उस संगठन के लिए भी, उस संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए और सोसाइटी एट लार्ज के लिए फायदेमंद है। मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दल के रूप में अभी पनपने की कोई संभावना मैं कांग्रेस जनता पार्टी में नहीं देखता। वो एक छात्र संगठन के रूप में अपने आप को और विश्वसनीय बनावे और विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों के छात्रों से जुड़ते चले जाए, ये ज्यादा आवश्यक। अब आप देखिए कि एक बड़ा आंदोलन चल रहा है झारखंड में, कांग्रेस जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। पटना में व्यापक पैमाने पर आंदोलन हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी को जानने वाला कोई नहीं था, ये कोई लोग वहां दिखाई नहीं पड़े, और जबकि जो वामपंथी संगठन के छात्र हैं वहां पहुंचे। अब झारखंड का जो है रांची का आंदोलन में तत्काल वहां की सरकार ने हस्तक्षेप किया। सरकार सामने आई कि हम बात करना चाहते हैं, वो बयान भी दे रही है और अपने लोगों को भी भेज रही है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और कौन कौन लोग बात करेंगे आप सरकार इसे पहल कर रही है। सरकारी अधिकारी उनके यहाँ जा रहे हैं, जो कि जंतर मंतर पे नहीं हुआ, जो पटना में नहीं हुआ, जो शिमला में नहीं हुआ, जो कटिहार में नहीं हुआ, जो बेगूसराय में नहीं हुआ, जो लखनऊ में नहीं हुआ, जो इलाहाबाद में नहीं हुआ, जो लखनऊ बनारस में नहीं हुआ। और जो जिस तरीके की संवाद कायम किया कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार के साथ, उससे उसकी विश्वसनीयता घटी, कोई उसको लाभ नहीं मिला। अगर जेपी नड्डा के घर जाकर के आंदोलन में शामिल रहने लोगों को लेकर के अगर वो बात नहीं कर रहे थे, तो उससे कोई ऐसा नहीं था कि उनको लगा कि नहीं एक बहुत बड़ा नेतृत्व सामने आ गया। छात्रों के बीच में एक संदेह की ही स्थिति बनी, तो उनको अपनी कार्यशैली में भी सुधार करना होगा। और दूसरी चीज, यह हमेशा लोगों के बीच में संदेश देना होगा कि वह केवल छात्रों के मुद्दों के साथ है, और उन छात्रों के मुद्दे देश के किसी कोने में हो, चाहे वो लेह लद्दाख में हो और चाहे वो मेघालय में हो, उस मुद्दे के साथ वो खड़े हैं और पूरी सक्रियता और ताकत के साथ खड़े हैं, ये आवश्यक है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल है कि कल जब मोहन भागवत छात्रों के साथ डायलॉग करेंगे, जेनजी जनरेशन, अल्फा जनरेशन के साथ डायलॉग करेंगे, तो सबकी नजरें होंगी कि मोहन भागवत उन छात्रों को क्या संदेश देते हैं और उनसे किस भाषा में बात करते हैं, उन्हें क्या उनका शुद्धिकरण किया जाता है, उनसे शिक्षित होने की, उन्हें और सिविलाइज होने की अपील की जाती है, उनसे बात कही जाती है, या फिर किस माध्यम के जरिए, किस लैंग्वेज के जरिए वो उन्हें एड्रेस करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि छात्रों और सरकार और संघ के बीच की जो खाई है, उसको पाटने की कोशिश संघ कर रहा है, सरकार कर रही है, या फिर अपने तरीके से बच्चों को वो ट्रेन करना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनीता जी, आप जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनील शुक्ला जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग से। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.